गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मजे में अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट आर्टिकल है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या फिर अनुप्रस्थ स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित किया था। आज हम निरक्षीय स्थिति में करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे यहां पे वैद्युत द्विध्रुव की। ठीक है, हमने यहां पे कोई बिंदु ए लिया और यहां कोई बिंदु हमारा बी है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, और यहां कोई मध्य बिंदु है, ये इसे हम नाम दिया ओ। तो ये दूरी अगर L है तो ये दूरी भी हमारी L होगी क्योंकि ये मध्य बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो दो समान आवेश हैं। समान क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये भी Q कूलाम आवेश है और ये भी आपका जो आवेश है Q कूलाम का है। दोनों आवेश आपके Q कूलाम के हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक माइनस है और एक प्लस है। तो दोनों के परिमाण समान हैं लेकिन प्रकृति अलग अलग है, जो एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। भाई टोटल दूरी जो आपकी 2L हो जाएगी। तो दो बिंदु आवेश हैं जिनके परिमाण समान हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि विपरीत प्रकृति के हैं और एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। तो इस व्यवस्था को नाम देते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव। इस व्यवस्था को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब बात करेंगे निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। निरक्षीय स्थिति, तो देखिए जो हमारा मध्य बिंदु है O, यहां पे हम एक लंब लेंगे, एक लंब खींचेंगे। अब देखिए हमारा ये स्केल है, इसका हम यहां पे स्केल की तरह काम करेंगे। ठीक है, ओके। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव से 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, लंब कहा है। ठीक है, अब ये जो लंब है हमारा, ये वैद्युत द्विध्रुव को दो समान भागों में बांट रहा है। देखो इधर की दूरी भी L है और इधर की दूरी भी L है। तो ये लंब भी है और साथ में इसे दो समान भागों में बांट रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे लंब समद्विभाजक। ध्यान सुने, क्या नाम देंगे इसको? लंब समद्विभाजक। लंब क्यों? क्योंकि 90 डिग्री कोण बना रहा है इसके साथ। समद्विभाजक क्यों? क्योंकि इसे दो समान भागों में बांट रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लंब समद्विभाजक। अब इस लंब समद्विभाजक पर अगर आपने कोई बिंदु लिया, यहां पे हमने कोई बिंदु मान लिया। ठीक है, इसको नाम भी दे दिया, मान लीजिए हमने इसको कह दिया P। ये बिंदु P है, P है, ये लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो हम कहेंगे कि जो बिंदु P है वो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित है। निरक्षीय स्थिति या फिर इसी को नाम देते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। अगर लंब समद्विभाजक पर कहीं भी कोई बिंदु स्थित है, लंब समद्विभाजक पर यहां हो, यहां, यहां, यहां कहीं भी स्थित हो, ऊपर कहीं भी, आपके लंब समद्विभाजक पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो हम कहेंगे वो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित है। इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। और लंब समद्विभाजक के अगर कहीं, मतलब लंब समद्विभाजक से अलग कहीं और बिंदु है, यहां है, यहां, 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 तो वो आपका निरक्षीय स्थिति में नहीं होगा। निरक्षीय स्थिति में तभी होगा जब वो लंब समद्विभाजक पर स्थित हो।
ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। अभी जो बिंदु P है जो कि निरक्षीय स्थिति में स्थित है, इस बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए, तो हम दोनों आवेशों की बात करेंगे। इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दोनों की हम बारी बारी से बात करेंगे। चलिए, तो देखिए इसके लिए हम ये करा, बिंदु P पर हमने कोई आवेश ले लिया प्लस Q नोट। अब इसका जो परिमाण है वो लगभग शून्य होता है, मतलब बहुत छोटा आवेश है, बहुत छोटा आवेश, इसे बोलते हैं हम लोग धन परीक्षण आवेश। ठीक है, और इतना छोटा होता है कि अपना कोई वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, बट इसका अनुभव कर सकता है। ठीक है, बस इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग दिशा के लिए। भाई ये वाला जो आवेश है बिंदु P पर, जो इस आवेश की तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी, उसका पता करने के लिए हमने यहाँ पे धन परीक्षण आवेश ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये आवेश भी प्लस है, ये आवेश भी प्लस है, तो क्या होगा, ये आवेश इसे क्या करेगा, प्रतिघटित करेगा। तो यहाँ पे जो बल की दिशा है वो इस दिशा में होगी, इस तरीके से, क्योंकि कूलाम ने बताया है कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है वो हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, या तो बाहर की तरफ इस तरह से होगा या फिर इस तरीके से होगा, लेकिन इसकी दिशा होगी वो हमेशा वो इस रेखा के अनुदिश ही होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला रहा हूं। ये मिला दिए। अभी थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो बल की दिशा है वो ये होगी, ये बल की दिशा है। और हम एक बात जानते हैं, जो दिशा बल की होती है वही दिशा किसकी होती है, तीव्रता की होती है। जो दिशा बल की होती है वही दिशा तीव्रता की होती है। तो इसको नाम दूंगा मैं EB, क्योंकि बिंदु B पर रखे आवेश के कारण तीव्रता है ये, तो नाम दिया EB। सेम उसी प्रकार से यहां बात करेंगे, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस को आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो जो बल की दिशा है वो इस तरह से होगी, और जो बल की दिशा होगी वही तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है, तो इनको भी मिला लेते हैं इस प्रकार से। ये लीजिए, और यहां तीव्रता की दिशा है वो इस तरफ है, इसको नाम दे दिया EA। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए हमने कहा जो बिंदु P है वो बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। दूरी कितनी है, R है। ठीक है, अब देखो अगर त्रिभुज AOP में बात करें, त्रिभुज AOP में अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं जो त्रिभुज AOP है एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज की हमें दो भुजाएं पता हैं, तीसरी निकालनी है। दो भुजाएं पता हैं, तीसरी निकालनी है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस भुजा को हम पता करना है, तो यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, 90 डिग्री के जो सामने की भुजा है ये हमेशा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने भुजा हमेशा कर्ण होती है।
अब इन दोनों में से कोई एक लंब कह दो और कोई एक को आधार कह दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों को जुड़ना है। ठीक है, जुड़ने में अगर मान लो किसी को हमने जिसको लंब कहना था उसको आधार कह दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि दोनों को जोड़ना ही है हमें। ठीक है, तो हमारा कण क्या है यहाँ पे ए पी का स्क्वायर, लंब मैंने मान लिया है ओ पी को लंब मान लिया जिसकी वैल्यू है आर का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा एल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ए पी कितना आएगा, ये वर्ग सामने वाले पे वर्गमूल। और हम एक बात जानते हैं जो वर्गमूल जाता है ये हमेशा प्लस माइनस के साथ होता है, प्लस माइनस के साथ। अगर इधर वर्ग है तो सामने वाले पे वर्गमूल जाएगा प्लस माइनस के साथ। और हम ये भी जानते हैं जो हमारी एपी दूरी है, एक दूरी है और दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, दूरी ये कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एपी है वो कितना आ रहा है, वर्गमूल में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो दूरी हमारी एपी कितनी आ गई, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वर्गमूल। और हमारी जो दूरी एपी है वही दूरी क्या होगी, बीपी होगी। सेम है भाई, यहाँ एल यहाँ आर, ये 90 डिग्री बना। ठीक है, फिर पाइथागोरस लगेगी तो ये भी ये आएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वर्गमूल, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका क्या ले लो, वर्गमूल। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग, इस त्रिभुज की जो बड़ा त्रिभुज है आपका ये वाला ए बी पी की ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समान हैं। तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, बस यही बताना था कैसे आ रहा है। चलिए, तो इस बड़े त्रिभुज में आप देख रहे हैं ये दोनों भुजाएं समान हैं। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं उसे कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत होती है, क्या खासियत होती है कि जो भुजाएं समान होती हैं, जो दो भुजाएं समान होती हैं वो तीसरी भुजा के साथ समान कोण बनाती हैं, तीसरी भुजा के साथ समान कोण बनाती हैं। अगर ये वाली भुजा इसके साथ अगर थीटा कोण बना रही है तो ये भी कितना बनाएगी, यहाँ पे थीटा कोण बनाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत होती है कि समान भुजाएं जो होती हैं वो तीसरी भुजा के साथ समान कोण बनाती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं यहां पे क्या करूंगा, बिंदु P पर एक रेखा खींचूंगा, बिंदु P पर एक रेखा जो क्या होगी, AB के समांतर होगी, AB के समांतर। चलिए, तो ये मैंने कोई बिंदु P पर एक रेखा खींच दी जो कि क्या है, AB के समांतर है। अब देखिए इसमें एक बात आप जानते होंगे, ये जेड वाली आकृति होती है, इसमें हम जानते हैं ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं और इसको हम कहते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो अगर जेड की अगर आकृति बन रही है, जेड ऐसा बने या जेड उल्टा जेड बने, कैसा ही हो, तो इसमें जो कोण होते हैं ये वाले, ये एकांतर कोण होते हैं, इन्हें एकांतर कोण कहा जाता है। और इनका जो मान है वो बराबर होते हैं, ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो उस हिसाब से तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जेड बन रहा है, देखो यहाँ पे ये जेड बन रहा है, ये तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा हमारा, ये वाला कोण थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेड बन रहा है, अब जेड बन रहा है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण, और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद एक बात और बताता हूं मैं आपको जो यहाँ पे इस्तेमाल करनी है हमें। ये हमारी कुछ रेखाएं हैं, मैंने रेखाएं बनाई है, ये एक दूसरे के समांतर हैं। और यहां पे अगर मैं कोई तिर्यक रेखा खींचूं इस तरीके से, ये ठीक है, तो ये तिर्यक रेखा जो है इन समांतर रेखाओं के साथ जो कोण बना रही है, ये वाला, ये कोण क्या होगा, सब समान होंगे और इन कोणों को कहते हैं हम लोग संगत कोण। तो अगर आपकी दो रेखाएं, दो से ज्यादा रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं और उसमें हम कोई
तिरछी लाइन खींचे तो तिरछी लाइन जो होती है वो उन समांतर रेखाओं के साथ समान कोण बनाती है, इन्हें हम कहते हैं संगत कोण। तो उस बिहाफ से आप देख रहे हैं ये वाली रेखा देख रहे हैं ये, ठीक है, ये जो रेखा है वो इस वाली रेखा और इस वाली रेखा होगी। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ समझाने के लिए, इस तरह से ये, ठीक है भाई, ये समांतर है दोनों और ये तिरछी लाइन है हमारी तिरछी, ठीक। तो उस हिसाब से अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा हमारा, ये वाला कोण, ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे बहुत बारीकी से आपको बता रहा हूं कि ये कोण कैसे बराबर हो रहे हैं, ये दूरियां कैसे बराबर हो रही हैं, एक बात को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखिए आप एक बात जानते हैं, अगर इस तरह से कोई दो लाइनें हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बना रही हैं, ठीक है, अब इनके बीच में से कहीं से भी कितने भी कोण से अगर कोई ई है, ठीक है, और मान लो ये इसके साथ बना रही है थीटा कोण, तो इसके दो घटक होते हैं, इसको जब हम वियोजित करेंगे तो इसके दो घटक बनेंगे। ये जो ई है जिसके साथ थीटा कोण बना रही है उस पर जाएगा ई कोस थीटा, और दूसरी इसके जो दूसरा वाला रेखा है ये वाला, इस पे जाएगा ई साइन थीटा। अब इसकी दिशा अगर बाहर की तरफ है तो ई कोस थीटा और ई साइन थीटा, इनकी दिशा भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, इस तरह से भाई, इस पॉइंट से पॉइंट है हमारा, इससे बाहर की तरफ है तो इन दोनों की दिशा भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था इस तरह से। तो इस बिहाफ से हम अगर ई ए के बारे में बात करें, ठीक है, तो ई ए जो है वो इसके साथ थीटा बना रहा है, ई ए जो है इसके साथ थीटा बना रहा है, तो इस पे क्या जाएगा हमारा, कोस जाएगा, तो यहां पे आएगा ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, ठीक है। अब इसके साथ 90 पे ये है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, इसके और इसके बीच में आ रहा है ई ए, ठीक है, तो इसके साथ 90 पे ये है, तो यहां पे क्या जाएगा आपका ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे ईवी के लिए। जो ईवी देख रहे हैं आप लोग, ईवी वो इसके साथ बना रहा है थीटा, जो ईवी है वो इसके साथ बना रहा है थीटा, तो यहां पे इसका जो घटक है वो क्या आएगा, ईवी कोस थीटा, क्योंकि जिसके साथ कोण बनता है उसके साथ जाता है कोस, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको थोड़ा आगे ले लेता हूं, ईवी कोस थीटा, ईवी कोस थीटा। अब दिशा क्या होगी, आप देख रहे हैं इसकी दिशा बाहर की तरफ है तो इसकी दिशा भी क्या होगी, बाहर की तरफ, इसकी दिशा बाहर की तरफ है तो इसकी दिशा भी क्या होगी, बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये जो देख रहे हैं आप लोग ईवी, वो इस रेखा और इस रेखा के बीच में है, तो अब इसको आगे बढ़ा देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। तो जो ईवी है वो इस लाइन और इस लाइन के बीच में है, तो इसके साथ थीटा है, मतलब इसके साथ कोण थीटा बना रही है तो कोस आया, तो इसके साथ क्या आएगा हमारा, ईवी साइन थीटा, इसके साथ ईवी कोस थीटा और इसके साथ ईवी साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। देखो सारी कहानी चित्र की है, चित्र अच्छे से समझ गए तो काम हो जाएगा, ठीक है। वीडियो की लेंथ पे मत जाना, वीडियो में क्या समझा जा रहा है इस बात को समझना, जरा क्या समझाया जा रहा है इसके अंदर, इस बात पे फोकस करना, क्योंकि आपको ये बातें हर क्लास में नहीं मिलने वाली हैं। जो 10 से 12 मिनट में आर्टिकल कराए थे ना, उन क्लासों में ये बातें नहीं होने वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, ओके। चलिए तो देखिए यहाँ पे ईवी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, और इन दोनों के जो मान है वो समान है, क्योंकि दोनों का थीटा क्या है, सेम है भाई। थीटा तो देखिए यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, कोण सेम, तो साइन की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। और जो हमारा ई है, ई ए है और ई वी है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, इन दोनों के मान भी क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे ई ए का मान और ई बी का मान भी समान आएगा,
अभी बात करेंगे, इस बात को हम समझेंगे कैसे बराबर आएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं इनका मान क्या होगा, समान होगा। तो उस हिसाब से अगर इसका मान और इसका मान समान है और एक दिशा इनकी विपरीत है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को काट देंगे। मतलब इन दोनों का जो परिमाण है वो इस बिंदु पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब परिणाम। ओके, चलिए, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है, इन दोनों का जो प्रभाव है इस बिंदु पे क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, ई ए कोस थीटा और ए बी कोस थीटा। ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा, दोनों की दिशा क्या है, सेम है, दोनों की दिशा क्या है, सेम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे सदिशों कैसे जुड़ा जाता है, क्योंकि सदिश राशि है ना हमारे, ये ई बी ई ए सदिश राशि है, तो दोनों की जाएंगे, आप दोनों की दिशा सेम है तो आपस में क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे। और इन दोनों की दिशा विपरीत है तो ये घटेंगे, और घटने पे क्या होगा, दोनों के परिमाण सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए अब आगे की बात करेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, हमें थोड़ा सा लिखना होता है शब्दों में कि आपने दो आवेश लिए हैं, ठीक है, इनके बारे में, ये दूरी कितनी ली है, बिंदु ओ कहाँ पे तीव्रता ज्ञात करनी है, इनके बारे में थोड़ा लिखना होता है। ठीक है, आई होप ये बात आप लिख लेंगे, मैं इसके आगे की बात करूंगा सीधे। चलिए अब देखिए यहां बात करेंगे हम लोग प्लस क्यू के कारण, आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, EV। अब देखो जो E का फॉर्मूला होता है हमारा, होता क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जो K है वो क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। मैंने माना ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, हमारा ये पूरा हमारा निकाय है, ये कहाँ रखा है, किसी माध्यम में रखा है, और उस माध्यम का परावैद्युतांक K है। ठीक है, किसी माध्यम में तो रखा होगा ना, उस माध्यम का हमने क्या बोला, परावैद्युतांक K है। ओके, तो यहाँ पे Q क्या होता है, ये Q आवेश क्या है जिसके कारण तीव्रता निकाल रहे हैं, और R क्या है, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। पर जिस बिंदु पे आपको तीव्रता निकालनी है वो बिंदु और आवेश के जो बीच की दूरी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, R है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे EV और EA का मान निकालने वाले हैं। तो EV कितना होगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। आवेश Q है, सिर्फ आवेश लेते हैं, उसका चिन्ह नहीं लेते हैं यहाँ पे, और बटे में R स्क्वायर, यानी कि आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। तो ये है हमारी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, और इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर है। चलिए अब देखिए यहां से क्या होगा, इस वर्ग से ये वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा EV है वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। आवेश लेना है, Q है, चिन्ह नहीं लेना होता है यहाँ पे, बटे में
आवेश और बिंदु के बीच की दूरी सेम है, उसका स्क्वायर करना है तो सेम ही आएगा। मैं इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा ई ए और ई बी देख रहे हैं आप लोग, दोनों का परिमाण क्या है, सेम है। जो परिमाण इसका है वही परिमाण इसका आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि ई ए और ई बी के मान क्या है यहाँ पर, सेम है। ठीक है, और थीटा सेम है, थीटा सेम तो साइन थीटा सेम हो जाएगा, और ई बी ई ए तो सेम आ ही रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये इसका जो मान है और इसका जो मान है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे अब कितनी आएगी। चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, क्या होगा भाई, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, एक दूसरे निरस्त कर गए। अब ये देख रहे हैं आप, ई बी कोस थीटा और ई ए कोस थीटा दोनों की दिशा सेम है, तो दोनों के जाएंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पे जो हमारी ये तीव्रता आएगी, इसको मैंने नाम दे दिया ई, बराबर हो जाएगा हमारा ये ई ए कोस थीटा प्लस ए बी साइन थीटा। ये तीव्रता हो जाएगी हमारी ई ए कोस थीटा प्लस ए बी साइन थीटा, दोनों को जोड़ दो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकल जाएगी, इस पे तीव्रता आ जाएगी, दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, अब यही तो बचे और दोनों की दिशा सेम है, जोड़ दो, तो ये निकल जाएगा हमारी ई ए कोस थीटा प्लस ए बी साइन थीटा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू रख दो, ई ए का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा, यहां चल ही रहा है। ठीक है, प्लस ई वी का वैल्यू सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम ये रब करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये वाली, ये मान और ये मान क्या है, सेम है, ये मान और ये मान सेम है। तो अगर मैं कहूँ ये अगर 1 है तो ये भी 1 है, तो 1 और 1 कितना आएगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 होता है ना, उस हिसाब से, तो हिसाब से हमारा ई क्या जाएगा आपका। चलिए, तो ई बराबर ये जाएगा आपका 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए इसको समीकरण 1 कह देंगे। अब देखिए हम यहाँ पे समीकरण 1 मान लिया इसको हमने, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे हम त्रिभुज ए ओ पी से, तो बात करेंगे त्रिभुज ए ओ पी में। अब देखिए एक बात जानते हैं आप लोग, लाल बटे कक्का के बारे में जानकारी है आपको, उसमें साइन होता है कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो आधार बटे कण, कोस थीटा का मान क्या होगा, आधार बटे कण। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने की भुजा कण, थीटा जो त्रिभुज के अंदर जो कोण दिया होता है, कोण के सामने की भुजा होती है लंब और बचा कुचा होता है आधार। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कण होती है, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और बचा कुचा आधार होता है।
तो cos थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर आधार, आधार कितना आ रहा है L, और कर्ण कितना है हमारा, वर्गमूल में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से तो E बराबर, इसे मैं लिख लेता हूं 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू आ गई L अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखो ये वर्गमूल है ना, इस वर्गमूल को हम लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो है ही है, वर्गमूल को लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि वर्गमूल का मतलब घात कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, और ये सेम है, तो आधार समान गुणा में है, तो घातें क्या होती हैं इनकी जुड़ जाती हैं, तो 1 और आधा 1.5 होता है, और 1.5 का मतलब 3/2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा E बराबर आ गया ये 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 1 अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। ओके गाइस, चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2QL बटे में दिस। अब देखिए यहां से आप ये देख रहे हैं 2QL, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। P का वैल्यू है ना, ये लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने ये, तो इसके स्थान में क्या लग देंगे P, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, और ब्रैकेट में बता देंगे ये क्या है, चूंकि 2QL बराबर होता है P। ठीक है, और P क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। चलिए अब इसको समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब आगे चर्चा करेंगे इसमें। अब देखिएगा, अगर यहां पे हमने ये माना कि यदि अगर L जो है वो R की तुलना में बहुत छोटा है, वैसे हम जानते देखो 2L दूरी होती है, बहुत छोटी दूरी होती है, और उसका भी आधा करना है तो दूरी बहुत छोटी रहेगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये कहें यदि L का जो मान है बहुत छोटा है R की तुलना में, तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान नगण्य होगा। ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे करी थी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अर्थात L स्क्वायर लगभग 0 के आसपास होगा। नगण्य मतलब लगभग उसका मान 0 के आसपास होगा। तो हम समीकरण 2 से बात करेंगे। अब देखो यहां बात करेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ओ समीकरण 2 रफी हो गया, सॉरी आपके पास तो है। तो E बराबर कितना रहता है आपका, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P अपॉन, P के बटे में क्या था अभी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, ये था ना। ठीक है, हाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखो या L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिखो, एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो L स्क्वायर है उसका मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है।
तो शून्य जाएगा तो क्या बचेगा, ये p अपॉन शून्य, जीरो हो गया, जीरो में आर स्क्वायर जोड़ोगे आर स्क्वायर ही आएगा, और आर स्क्वायर की पावर कितनी आएगी, 3/2 चली रही है भाई, तो आपका जीरो हो गया खत्म। तो यहाँ आर स्क्वायर बचा, फिर उसकी पावर कितनी है, 3/2। अब घात पे घात आ रही है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से p बटे में r की पावर 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, ये r की पावर 3। ठीक है, अब देखिए हम बात करें, यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात या वायु में रखा है, तब k बराबर 1 होगा। ठीक है, अतः E बराबर आएगा यहाँ से 1/4πε0 P अपॉन R की पावर 3। ये इसका हमारा सूत्र आ रहा है। ओके, और इसका मात्रा तो आप जानते हैं E का, भाई E बराबर होता है F/Q0। तो बल का मात्रक न्यूटन प्रति आवेश का मात्रक कूलाम, ये हमारा आ गया। ये क्या आ गया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। अब बात होगी दिशा की, तो यहाँ पे जो E की दिशा है वो क्या होगी, भाई दिशा हम साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा इन दोनों का जो परिणामी है वही तो E है। ठीक है, अब जो ये दिशा है परिणामी की क्या इस तरफ है ऐसे, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे तीव्रता है, परिणामी तीव्रता है, उसकी दिशा +Q से -Q के ओर है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है उसके समांतर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर +Q से -Q की तरफ दिशा है इसकी। ठीक है, तो दिशा क्या है इसकी, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है। तो ये इसकी दिशा परिमाण हो गया, ये इसका परिमाण हो गया, ये इसकी दिशा हो गई, क्योंकि ये क्या है, हमारी सदिश राशि है, तो सदिश है तो परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट इस प्रकार हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। हमने काफ़ी समय लिया इसमें, और समय का रीजन तो हो ही जाता है, अब इतनी बातें बताई जाती हैं तो समय तो लगता ही है। देखो गाइस, ठीक है, ये बात आप भली भांति जानते हैं। तो क्लास को यहीं रोकते हैं, हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये क्लास समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें।